Good morning, everyone. My name is Khushi from BSc Chemistry Honors, second year, and today my presentation topic is IR spectroscopy. First of all, we need to discuss about spectroscopy. Spectroscopy is the branch of science which deals with the study of interaction of electromagnetic radiations with matter. जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये वो ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है किसकी स्टडी के साथ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तब कंपाउंड के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे और जो इसकी स्टडी करता है वो ब्रांच जो है साइंस की वो ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब इसी की फर्दर एक टाइप है जो कि हम डिस्कस करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, ये वो ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस विद मैटर इज कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले हमने बात करी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ब्रांच थी जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरेक्ट कर रही थी मैटर के साथ। अब उसकी फर्दर टाइप है जिसके अंदर स्पेशली जब हम इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करते हैं, जब वो मैटर से इंटरेक्ट करती हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे क्या है, ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ IR रेडिएशंस विद मैटर, जब ये इंफ्रारेड रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, वाइब्रेशन इन अ बॉन्ड टेक्स प्लेस। एक बॉन्ड जो होता है उसके अंदर वाइब्रेशन होती है और जो बॉन्ड होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, स्प्रिंग की तरह। फर्दर डिफरेंट बॉन्ड्स रिस्पॉन्ड बाय वाइब्रेटिंग वेरी स्लोअर, मीडियम और फास्टर। हर एक बॉन्ड अलग तरीके से बिहेव करता है, कोई स्लो वाइब्रेट करता है, कोई मीडियम और कोई फास्ट। दिस रिस्पॉन्स कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, और इसी रिस्पॉन्स को हम एक इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करते हैं और उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसको हम IR स्पेक्ट्रम या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो स्पेसिफिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर था वो इन सभी रेडिएशंस की स्टडी थी मैटर के इंटरेक्शन के साथ। लेकिन जब हम IR रेडिएशंस की स्टडी करते हैं मैटर के इंटरेक्शन के साथ तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप की मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं। अब हम टाइप्स की बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की। इंफ्रारेड रेडिएशन कॉजेज स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जिसके अंदर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग इंक्लूड होती है और कोवेलेंट बॉन्ड्स में होती है, और जो बॉन्ड होते हैं वो अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की बात करें तो मेनली दो टाइप की हैं, या तो वो स्ट्रेचिंग है या वो बेंडिंग है। अब स्ट्रेचिंग के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग के इन प्लेन बेंडिंग होती है एक, और एक आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होती है। इन प्लेन बेंडिंग के एग्जांपल्स होते हैं सीजरिंग और रॉकिंग, और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग के एग्जांपल्स होते हैं वैगिंग या ट्विस्टिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है, किस टाइप से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। Stretching vibration, the vibration in which the distance between the two atoms increases or decreases but atoms will remain on the same bond axis। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के अंदर जो दो एटम होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन जो एटम्स होंगे वो सेम बॉन्ड एक्सिस के अंदर ही रहेंगे। जैसे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें तो ये दो एटम्स हैं तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये या तो इंक्रीज होगी या ये डिक्रीज होगी, लेकिन जो ये एटम्स हैं दोनों ये सेम प्लेन में ही रहेंगे, इनका प्लेन चेंज नहीं होगा स्ट्रेचिंग के अंदर। और बेंडिंग की अगर हम बात करें तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इनका प्लेन चेंज होगा, प्लेन चेंजेस, लेकिन ये इनके बीच की जो डिस्टेंस जो है बेंडिंग के अंदर वो सेम रहेगी। यही रीज़न है कि जो स्ट्रेचिंग होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू बेंडिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग के अंदर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है, इसलिए स्ट्रेचिंग में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू बेंडिंग। अब हम स्ट्रेचिंग के टाइप्स की बात करेंगे जिसमें पहला टाइप है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच बोथ एटम्स मूव्स इन और आउट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम इज कॉल्ड सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जैसे ये सेंट्रल एटम है, हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं CO2 का। ये एक लीनियरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 3 एटम्स हैं, या तो ये दोनों जो हैं वो अंदर की साइड मूव करेंगे सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में, या ये दोनों एक साथ बाहर की साइड मूव करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला O एटम तो इस साइड मूव कर रहा है अंदर की साइड और ये बाहर की साइड। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दोनों एटम्स होते हैं वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में या तो दोनों इन मूव करेंगे या दोनों आउट मूव करेंगे।
अब हम बात करेंगे एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की। ये वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है जिसके अंदर एक एटम तो इन मूव करता है और दूसरा एटम आउट मूव करता है। इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल एटम है उसके रिस्पेक्ट में दोनों एटम्स की मूवमेंट अलग अलग है। जैसे इसमें ये इनसाइड मूव कर रहा है, इसमें आउटसाइड। अगर ये भी इसी साइड होता तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल बन जाता, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का। और एसिमेट्रिकल में हमने पढ़ा कि अलग अलग मूवमेंट होगी। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी। जो ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बजाय कि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग से। तो जो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है इसका बैंड जो होता है वो एक हायर वैल्यू पे अपीयर करता है। दूसरी टाइप जो हमने मोलिकुलर वाइब्रेशन की सीखी थी वो थी बेंडिंग वाइब्रेशन, जिसमें डिस्टेंस जो था वो तो सेम रह रहा था लेकिन पोजीशन जो थी एटम की वो चेंज हो रही थी ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस के केस में। अब इसके फर्दर टाइप्स देखते हैं। इसमें थी एक इन प्लेन बेंडिंग, एक आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग में द वाइब्रेशन इन विच द एटम्स रिमेन इन द प्लेन ऑफ सिस्टम, मतलब वो वाइब्रेशन जिसके अंदर एटम्स जो होंगे वो उसी प्लेन ऑफ सिस्टम में रहेंगे, मतलब उनका प्लेन चेंज नहीं होने वाला, वो है इन प्लेन बेंडिंग। इसके दो टाइप्स हैं, सीजरिंग और रॉकिंग। द वाइब्रेशन इन विच सीजरिंग, द वाइब्रेशन इन विच द टू एटम अप्रोचेस टूवर्ड्स ईच अदर, जिसमें दोनों एटम एक दूसरे के तरफ अप्रोच करेंगे, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजरिंग। डिफरेंट रॉकिंग की बात करें, इसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है दो एटम्स के बीच में, दोनों एटम्स सेम साइड मूव करेंगे, या तो दोनों लेफ्ट की तरफ जाएंगे या दोनों राइट की तरफ जाएंगे। दूसरा हमने जो बात करी वो थी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की, जिसमें जो एटम्स है वाइब्रेशन की वजह से आउट ऑफ प्लेन ऑफ सिस्टम में मूव करेंगे। अब इसके फर्दर दो टाइप्स हैं। वैगिंग, द वाइब्रेशन इन विच द टू एटम्स साइमल्टेनियसली मूव अबव और बिलो द प्लेन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड वैगिंग, जिसमें दोनों एटम्स या तो अबव मूव करेंगे या दोनों एटम्स बिलो मूव करेंगे, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैगिंग। नाउ द सेकंड वन इज ट्विस्टिंग, द वाइब्रेशन इन विच द वन एटम्स, मतलब इसमें एक एटम अबव मूव करेगा। ट्विस्टिंग, द वाइब्रेशन जिसमें एक एटम अबव एक एटम बिलो मूव करेगा। ये हमारी कंप्लीट हुई टाइप्स मोलिकुलर वाइब्रेशंस की, जो कि हमने अभी कंप्लीट की हैं। Now energy requirement is stretching requires more energy than bending, and asymmetrical stretching requires more energy than symmetrical stretching, because in stretching bond length changes but during bending bond length remains same, and to increase or decrease the bond length more energy is required. That's the reason that stretching requires more energy and bending requires less energy. Now, what is the principle of infrared spectroscopy? During interaction of infrared radiations with matter, जो चेंज होता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में वो होता है जिसके वजह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अब फर्दर देखते हैं कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो एसोसिएटेड हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, जिसका बहुत स्मॉल एनर्जी गैप है, इसलिए रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होती हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के साथ साथ, इसलिए हम उसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। साथ ही हम उसे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कंडीशन है कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है वो आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम सिंपल बेसिक लैंग्वेज में कहें तो सबसे पहली कंडीशन और मेन कंडीशन ही ये है कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर नेट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट या नेट चेंज इन डायपोल मोमेंट होना चाहिए। मतलब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बजाय हमें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है ताकि उनमें डायपोल का चेंज हो और जिसकी वजह से वो आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स बने और हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाए। जैसे हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं HCl, HBr एक्सेट्रा, इनमें सेपरेशन है चार्ज का, यहाँ पर H है यहाँ पे Cl है, ये पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। That is why these molecules are IR active molecules, whereas in the case of homodiatomic molecules such as H2O2 N2 which have bond with zero value, इनमें separation ही नहीं है चार्ज का, दोनों जो एटम्स हैं वो सेम है, HH हैं या OO हैं या NN हैं, तो इसलिए ये IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। सिलेक्शन रूल वही है, द रूल विच टेल्स अंडर व्हाट कंडीशंस आईआर रेडिएशन विल इंटरेक्ट विद द मैटर। दीज आर, ये एक ही कंडीशन होती है, मैटर मस्ट हैव नेट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। अब हम बात करते हैं वाइब्रेशंस की। फंडामेंटल वाइब्रेशन, द वाइब्रेशन विच कोरस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, यानी कि जीरोथ वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल तक ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन इज कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन। ओवरटोन्स क्या है? एनी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, मतलब बेसिक तो थी जीरोथ वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल और उसका कोई भी मल्टीपल होगा
ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन इज कॉल्ड ओवरटोन। इसके दो टाइप्स हैं, फर्स्ट ओवरटोन एंड द सेकंड वन इज सेकंड ओवरटोन। द फर्स्ट ओवरटोन, द वाइब्रेशन विच अकर्स फ्रॉम जीरोथ वाइब्रेशनल लेवल टू सेकंड वाइब्रेशनल लेवल। जीरो से सेकंड, यानी कि अगर हम बात करें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 वाइब्रेशनल लेवल है। अगर 0 से 1 की तरफ है दैट इज फंडामेंटल वाइब्रेशन, 0 से 2 की तरफ है ये फर्स्ट ओवरटोन है, 0 से 3 है ये सेकंड ओवरटोन है। कहने का मतलब यही है कि जब जीरोथ वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल तक हो रही है तो वो फंडामेंटल वाइब्रेशन के अंदर है, और इसका कोई भी मल्टीपल हो, मतलब 0 से लेके वो सेकंड पे जाए, थर्ड पे जाए या फोर्थ पे जाए, वो ओवरटोन कहलाएगा। अगर वो 0 से सेकंड पे जा रही है तो वो फर्स्ट ओवरटोन है, 0 से थर्ड पे जा रही है तो वो सेकंड ओवरटोन है। यही हमने डिस्कस किया फर्स्ट ओवरटोन। ये डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। The vibration which occurs from zeroth vibrational level to second vibrational level on absorption of IR radiation is called first overtone. Second overtone, the vibration which occurs from zeroth vibrational level to third vibrational level on absorption of IR radiation is called second overtone. अब हमें अगर नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस का पता लगाना है तो हमारे पास दो फॉर्मूला है। अगर वो मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, इसका मतलब लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कोई भी शेप हो, तो उसके लिए फंडामेंटल वाइब्रेशंस का फॉर्मूला है 3n-6, जिसमें n जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। सच एज इन केस ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, जैसे बेंजीन है इसका स्ट्रक्चर हम सबको पता है। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6, n है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, तो हमें फॉर्मूला तो पता है C6H6, कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6, टोटल एटम्स कितने हुए 12, तो इसमें पुट कर दीजिए 3 × 12 -6, 36 -6 दैट इज 30, यानी कि कितनी फंडामेंटल वाइब्रेशंस है बेंजीन के अंदर 30 वाइब्रेशंस हैं। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इसको, ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 3n-5, ये फॉर्मूला हमारा लीनियर के लिए, मतलब जब लीनियर स्ट्रक्चर हो, और जब नॉन लीनियर हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, फंडामेंटल वाइब्रेशंस के लिए ये फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे N2O है, ये लीनियर स्ट्रक्चर का होता है, हमें फॉर्मूला का तो पता है, ये 3n-5, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन है, तो 3 × 3 -5 3 3 9 -5 that will be 4. It means it will have 4 fundamental vibrations. सिंपली हमें दो फॉर्मूले यूज़ करने आने चाहिए, फिर हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कितनी फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगी। और दूसरी चीज़ हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अगर हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे, नॉन लीनियर है तो ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें जो बेसिक चीज़ है और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह यही है कि CO2 के केस में हमें पता है ये CO2 का स्ट्रक्चर है, लीनियर है, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। देखिए अब कितना है आंसर 4। हमारे हिसाब से अगर हम थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करें, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे इसकी फंडामेंटल वाइब्रेशन है 4, लेकिन इसकी फंडामेंटल वाइब्रेशन रियल में 2 होती हैं। अब वो हम देखते हैं कैसे होती हैं। यही चीज़ जो मैंने बताई, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन 4 हैं, बट CO2 गिव्स 2 वाइब्रेशनल बॉन्ड्स बिकॉज 1 सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग इज IR इनएक्टिव। एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो है, जैसे ये वाली है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ये IR इनएक्टिव है, और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो है 1 एसिमेट्रिक, ये IR एक्टिव है। 2 बेंडिंग वाइब्रेशंस आर सेम, 2 बेंडिंग वाइब्रेशंस तो सेम है, इसलिए इनकी वैल्यू जो है मेन 2 की मैटर करती है, और इसलिए इसकी वाइब्रेशन कितनी होती है रियल में 2 और फॉर्मूला कैलकुलेटेड 4। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल बॉन्ड। वाइब्रेशनल बॉन्ड जो है वो वेव नंबर की फॉर्म में मेजर होता है, बिकॉज वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी। हमें पता है एनर्जी होती है h न्यू, न्यू इज c/λ, h c न्यू नोट, ये यहाँ पे वेव नंबर है और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। IR स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन आता है कि IR स्पेक्ट्रम क्या है, तो हम सिंपली लिख देंगे जो प्लॉट होता है ट्रांसमिशन के बीच में और वेव नंबर के बीच में, उसे हम IR स्पेक्ट्रम बोलते हैं। IR स्पेक्ट्रम जो ग्राफ था परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के बीच में और वेव नंबर के बीच में, वो था IR स्पेक्ट्रम। अब पार्ट्स क्या हैं IR स्पेक्ट्रम के? सबसे पहला है नियर IR, दूसरा है मिडल IR, नियर IR, और तीसरा है फार IR। नियर IR के अंदर इसकी रेंज होती है 12,500 से लेकर 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और इसको हम ओवरटोन रीजन भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ है मिडल IR रीजन, इसकी रेंज है 4,000 से लेकर 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और इसको हम फंडामेंटल वाइब्रेशन रीजन भी बोलते हैं। मिडल IR के हमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं, जो कि हैं
फंक्शनल ग्रुप रीजन, इसकी रेंज होती है 4000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तक। इट हैज बैंड्स फॉर अ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। दूसरा है फिंगरप्रिंट ग्रुप रीजन, इसकी रेंज है 1400 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। इट हैज बैंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम सम एंड डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये यूनिक है हर एक कंपाउंड के लिए। IR स्पेक्ट्रा ऑफ 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, 2 अलग अलग कंपाउंड्स का कभी भी सेम नहीं हो सकता एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एनेंटियोमर्स, इसलिए ये आइडेंटिफिकेशन में भी यूज होता है। फार IR रीजन, इसकी रेंज है 667 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम प्योर रोटेशनल रीजन भी बोलते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बजाय कि जो हमने पहले पढ़े वो। अब कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हमें पता है इज इक्वल्स टू न्यू 1/2πc √k/μ। यहाँ पे ये रेड्यूस मास है और k यहाँ पे क्या है, फोर्स कॉन्स्टेंट है। Position of absorption band in IR spectra. The position of absorption band in IR spectra depends upon the nature of bond and functional group. अगर हम टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें और उसकी फ्रीक्वेंसी की, उसके बेसिस पे अगर कार्बन और H है यानी कि एल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड कार्बन H है तो उसकी रेंज हमें याद रखनी है 2850 से 2970 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर डबल बॉन्ड CH है एल्कीन्स के अंदर है, उसकी रेंज है 3100 से लेकर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। ट्रिपल बॉन्ड CH है एल्काइंस के अंदर तो उसकी रेंज है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें देखना है जो CH बॉन्ड लेंथ है, ऑर्डर अमॉन्ग दी CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिंगल बॉन्ड की वजह से sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। अब देखो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब 25% क्या है, s कैरेक्टर है। इसमें 33% s कैरेक्टर है और इसमें 50% s कैरेक्टर है। हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स परसेंटेज s कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी इंक्रीज करेगी। अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड H एटम ऑल्सो इंक्रीजेस एंड CH बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, हैंस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस। यही रीजन है कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे बढ़ा वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी इंक्रीज हुई है। अगर हम बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन्स के अंदर तो उसकी वैल्यू है 1300 से लेकर 800 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सारी वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ती हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन्स और एल्काइंस के केस में 1640 से 1600, 2300 से 2100। ये एल्केन्स है, ये एल्कीन्स है, एल्काइंस है। इनमें कैसे डिपेंड करती है, जितने ज़्यादा बॉन्ड बढ़ेंगे अट्रैक्शन जो है एटम्स के बीच में वो भी बढ़ेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो जो है पास आ जाएंगे, तो इसलिए बॉन्ड की लेंथ तो कम हुई लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा हुई। अट्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होने की वजह से, लेकिन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज कर गई, इसलिए वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर गई। पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन IR स्पेक्ट्रा। देखो अब एसिटिलाइंस के केस में शार्प और स्ट्रॉन्ग बैंड होता है इस रीजन में, और OH और NH की स्ट्रेचिंग की वजह से ब्रॉड बैंड आता है। यही डिफरेंस है कि अगर शार्प स्ट्रॉन्ग बैंड है तो वो इसकी वजह से, और ब्रॉड बैंड है तो OH या NH स्ट्रेचिंग की वजह से है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन सिंगल बॉन्ड है बेंजीन के अंदर। ये 1650 से लेके 1450 तक कहीं के भी बीच में हो सकता है। 4 है मेनली 1650 और दूसरी जो हमने पढ़ी 1450, इसके बीच में 4 वैल्यूज हैं 1650, 1585, 1500, 1450। अगर सिंगल बॉन्ड CH है बेंजीन का तो उसकी वैल्यू 3030 सेंटीमीटर इनवर्स। शोल्डर लाइक बैंड है जो कि एक वीक बैंड होता है, 3100 से लेकर 3000 तक बेंजीन रिंग की वजह से आता है। अब हम बात करते हैं CO स्ट्रेचिंग एथर्स के अंदर। एथर्स मतलब वो के दोनों साइड कार्बन एटम प्रेजेंट है। इसकी वैल्यू 1300 से लेकर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। सॉरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एथर इन एन अननोन मॉलिक्यूल इज डिफिकल्ट। एक एथर के मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट होती है क्योंकि और जो है स्ट्रॉन्ग बैंड भी इसी रीजन में अपीयर करते हैं, इसलिए इसकी डिटेक्शन जो होती है वो आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो डिफिकल्ट होती है। अगर फ्री OH है जो कि वेपर फेज में है या डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसे हम बोल रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें मेन जो चीज़ है वो आती है जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, जो एक्सटेंट है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग का,
किस चीज़ का, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग का, वो भी बढ़ जाएगा. एंड दस एडिशनल बैंड्स स्टार्ट अपीयरिंग एट लोअर फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ OH बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. OH बॉन्ड लेंथ बढ़ी है अल्कोहल्स के अंदर, इसलिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गई है. यहाँ पे 3600 थी, यहाँ पे 3400 से 3300 सेंटीमीटर है. जैसे ये वेपर फेज है, फ्री में OH मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और इस केस में एसोसिएटेड फेज है. यहाँ पे ये H बॉन्डिंग हो गई, H बॉन्ड, यहाँ पे H बॉन्ड था, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है एसोसिएटेड फेज में, और इसी की वजह से यहाँ पे 3600 थी और यहाँ पे 3400 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स है. अगर फ्री OH की बात करें जो कि वेपर फेज में या डाइल्यूट फेज में है, फिनोल के केस में वो 3650 सेंटीमीटर इनवर्स है. अब हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के केस में. जो प्लस आई इफेक्ट है आर ग्रुप, जैसे जैसे बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्राइमरी में एक आर ग्रुप है, यहाँ पे 2 हैं, और टर्शियरी में तीनों ही आर ग्रुप्स हैं. तो आर ग्रुप इंक्रीज करेगा, OH की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी क्योंकि रिपल्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बैंड. अब यहाँ पे और ज़्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि 2 प्लस आई वाले ग्रुप है, यहाँ पे 3 है, तो और ज़्यादा ये वीक बैंड होगा, इसकी लोअर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी. ये स्ट्रॉन्ग बैंड है, इसकी लोअर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है इसकी 3640, 3630, 3620 सेंटीमीटर इनवर्स. अब ये है OH स्ट्रेचिंग, जो कि अगर डायमेरिक फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो उसकी है 3650 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटर्ड एट 3000. फ्री OH की स्ट्रेचिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में 3300 से 2500. जो OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओवरलैप CH स्ट्रेचिंग, रैग्ड बैंड जो होता है वो अपीयर करता है 2700 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि कपलिंग इंटरेक्शन हो रही है ओवरटोन ऑफ OH बेंडिंग में और CH स्ट्रेचिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर. जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हम देखेंगे, ये है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में आता रहेगा. हमने देखा जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट हुआ तो क्या क्या चीज़ें हुई. जो OH बैंड है वो डिसअपियर हो गया, रैग्ड बैंड वो भी डिसअपियर हो गया, CO स्ट्रेचिंग ऑल्सो डिसअपियर्स. 2 बैंड अपीयर हुए, एक तो 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पर और एक 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पर, एक एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से और एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से. ऑफकोर्सली सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, इसलिए ये 1600 पे अपीयर हुआ है और ये 1400 पे अपीयर हुआ है. कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1650 से 1800 सेंटीमीटर इनवर्स. CH इन प्लेन बेंडिंग जो होती है एल्डिहाइड्स के अंदर, उसके अंदर लगभग 1390 सेंटीमीटर इनवर्स पे बैंड मिलता है. C डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड्स के अंदर, उसमें 1725 पे, कीटोन्स के अंदर 1718 पे. यही डिफरेंस है एल्डिहाइड्स के अंदर और कीटोन्स के अंदर. कीटोन्स के अंदर 1718 और एल्डिहाइड्स के अंदर 1725 पे मिलेगा. एक चीज़ जो हमें याद रखनी है, कॉन्जुगेशन जो होती है वो डिक्रीज कर देती है वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को 30 सेंटीमीटर इनवर्स से, किसके अंदर, एल्डिहाइड्स के अंदर और कीटोन्स के अंदर. अब जो हमने पढ़ा वो देखते हैं कैसे डिक्रीज करती है. जैसे ये एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ H एटम्स हैं. एल्डिहाइड वैल्यू 1725, ये तो याद है. अगर एक R ग्रुप लग जाए तो प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, 1720 पे वैल्यू आ जाएगी. अगर 2 R ग्रुप्स हैं, C डबल बॉन्ड O की वजह से कीटोन्स हैं, चेंज आ गया ना. जब दोनों तरफ R ग्रुप आ जाते हैं, यानी कि कार्बन जो होता है C डबल बॉन्ड वो, जैसे अगर दोनों तरफ R ग्रुप आ गया तो कीटोन्स के अंदर है तो प्लस आई इफेक्ट वाले दो तो डिक्रीज कर जाएगी और ये 1718 पे. सिंपल सी बात है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, C डबल बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा, लोअर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, यही चीज़ है. अब जैसे इसके केस में हम देखेंगे, अगर रेजोनेंस आ जाता है तो प्लस आई इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इंक्रीज, वीकर C डबल बॉन्ड हो और लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. इसके अंदर हम डिस्कस करें फर्मी रेजोनेंस, द प्रोसेस इन विच डबलेट इज फॉर्म्ड. वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या फॉर्म हो, डबलेट फॉर्म होता है, इंटरेक्शन बिटवीन फर्स्ट ओवरटोन ऑफ CH इन प्लेन बेंडिंग एंड CH स्ट्रेचिंग, वो प्रोसेस है फर्मी रेजोनेंस. अब हम डिस्कस करते हैं वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं. पहली चीज़ है बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर मतलब मोर द नंबर बॉन्ड ऑर्डर लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ. जितना ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी. More the bond order, lesser will be the bond length, more will be the force constant, more will be the value of vibrational frequency. जैसे इस केस में था, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, अट्रैक्शन हो रहा है वो बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ है डिक्रीज करी है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज. दूसरा फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी.
तीसरा फैक्टर है मास ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जितना ज्यादा मास होगा लेसर विल बी द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू उतनी कम, फोर्स कांस्टेंट कम तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। आइसोटॉप्स के केस में जितना ज्यादा मास नंबर होगा लेसर विल बी द फोर्स कांस्टेंट, लेसर विल बी द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। चौथा फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, वही प्लस आई इफेक्ट वाला। लेसर बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ, लेसर विल बी द फोर्स कांस्टेंट, लोअर विल बी द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस क्या है? कॉन्जुगेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एट ऑल्टरनेट पोजीशंस, वो चीज होती है रेजोनेंस, जिसकी वजह से होता है डिक्रीज कॉन्जुगेशन। छठा फैक्टर इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई R group having lone pairs at alternate position. Hydrogen bonding, more the H bond. Hydrogen bonding lesser will be the, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी हमने पढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, लेसर विल द फोर्स कांस्टेंट, इस तरह से डिपेंड करती है। वाइब्रोनिक कपलिंग, द कपलिंग वाइब्रेशन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन इन बिटवीन द बैंड्स ऑफ ओ टू बॉन्ड्स अटैच टू द सेम सेंट्रल एटम। तीसरे, अब जो मेन टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस क्या क्या है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैकेनिज्म जो है उसे डिटेक्ट करता है, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में पढ़ा था। किस नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ बैंड इन द पर्टिकुलर रीजन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि क्या नेचर है, वो फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस से डिटेक्ट हो जाएगा। इंप्योरिटी क्या कंपाउंड के अंदर, द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इंप्योरिटी। इंप्योरिटी डिटेक्ट करने में काम आ रही है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रा इम्प्योर कंपाउंड्स का प्योर कंपाउंड से, तो हमें इंप्योरिटी का पता चल रहा है। प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग, presence of intermolecular and intramolecular H bonding. The intramolecular hydrogen bonded कंपाउंड जैसे ओ नाइट्रोफिनॉल जो है ये इंट्रामोलिकुलर है, इसके मोलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग है। डाइल्यूशन पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग अनअफेक्टेड, इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना क्योंकि ये तो बॉन्डिंग रिमेन सेम। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में एच बॉन्ड बन रहा है, और डाइल्यूशन की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इफेक्ट पड़ेगा। मतलब अगर डाइल्यूशन की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है तो वो एग्जांपल है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर नहीं पड़ रहा तो वो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डेड कंपाउंड की वजह से है। नेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये भी। अब नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। सी डबल बॉन्ड ऑफ स्ट्रेचिंग बैंड है जो कि डबलेट है 1733 से 1710 पे, दो कीटो ग्रुप्स की वजह से। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सी डबल बॉन्ड ऑफ स्ट्रेचिंग 1650 से 1620। OH स्ट्रेचिंग की वजह से बैंड 3300 पे आता है। सी ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग की वजह से बैंड 1650 पे आता है, 1600 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ये सब हमने पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू ऑल।